नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानसिक विकलांगता। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि विकलांगता के रूप कौन कौन से होते हैं और विकलांगता होती क्या है। दोस्तों विकलांगता के बारे में हमने देखा जो बच्चा शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से, दोस्तों ध्यान रखना, मानसिक, शारीरिक या फिर संवेगात्मक रूप से जो बच्चा दोषपूर्ण यानी इन चीजों में अगर दोष पाया जाता है तो वो बच्चा कहलाता है विकलांग बालक। और विकलांग बालक को मैंने आपको बताया था कि विकलांग बालक जो बोला जाता है उसको आज विकलांग बालक ना बोल के विशेष योग्यता वाले बालक कहते हैं। और इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें देखा था शारीरिक विकलांगता। क्या देखा था? शारीरिक विकलांगता। दोस्तों शारीरिक विकलांगता में हमने देखा कि शारीरिक रूप से जो विकलांगता बच्चे में पाई जाती है वो किन किन रूपों में पाई जाती है। एक तो दोस्तों इसमें शारीरिक विकलांगता में हमने दोस्तों ये एक रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं ताकि पिछला जो वीडियो है वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों शारीरिक विकलांगता हमने देखा है एक तो देखने में, जिसे हम दृष्टि कह देते हैं, दृष्टि बाधित, यानी जिन बच्चों में देखने की जो समस्या पाई जाती है वो बच्चे विकलांग होते हैं। किसमें? दृष्टि बाधिता में। एक होता है श्रवण बाधित। श्रवण बाधिता में क्या होता है कि जो बच्चे सुनने में जिनकी समस्या है, कई बच्चे क्या है कि एक तो बचपन से जिनको सुनने में नहीं आता है, कई बच्चे क्या है कि कम सुनते हैं। उन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे क्या है शारीरिक रूप में आते हैं, यानी उसके कानों में जो प्रॉब्लम होती है, सुनने में जो प्रॉब्लम है। एक होता है दोस्तों वाणी में प्रॉब्लम, वाणी में समस्या, यानी जिसकी वाणी में या बोलने में, मैं कहूं बोलने में जो समस्या आती है वो शारीरिक विकलांगता का तीसरा पार्ट है। और एक होता है दोस्तों चौथा जो कि शारीरिक विकलांगता, यानी शारीरिक अंगों में विकलांगता। इसमें क्या होता है किसी का हाथ नहीं होता तो वो बच्चा लेखन शुद्धता नहीं होती, उसको लिखने में जो भी कुछ होता है वो नहीं कर पाता। अगर जो बच्चा लिखने में अगर पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है तो कुछ ना कुछ उसके अधिगम में समस्या उत्पन्न होती है। और जो समस्या जहां पे उत्पन्न हो रही है उसके अधिगम में, वो अधिगम में अगर उत्पन्न हो रही है शारीरिक रूप से, वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। और जो शारीरिक विकलांगता है वो विकलांगता का एक रूप है जो कि हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों मानसिक रूप से विकलांगता। दोस्तों बच्चे में क्या है कि शारीरिक रूप होने के साथ साथ मानसिक विकलांगता भी कई बच्चों में पाई जाती है। और जो मानसिक विकलांगता होती है वो किस प्रकार से बच्चों में देखी जा सकती है, यानी हम किस प्रकार उसको पहचान सकते हैं कि बच्चे में मानसिक विकलांगता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों मानसिक विकलांगता के पहले तो ये देखते हैं दोस्तों मानसिक रूप से जो विकलांगता जो बच्चे में पाई जाती है वो हम किस प्रकार से उसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो जो मानसिक रूप से बच्चे में विकलांगता पाई जाती है बुद्धि लब्धि से। दोस्तों बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जिसे हमें बोलते हैं, आईक्यू के माध्यम से बच्चे की विकलांगता हम पहचान सकते हैं। दोस्तों हमने पिछले जो वीडियो हमने देखा था कि एक चार्ट के माध्यम से हमने समझा था कि बच्चे में बुद्धि लब्धि का हम परीक्षण करते हैं, यानी बुद्धि की जो आईक्यू मापन करते हैं, बुद्धि का जब मापन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बच्चों की बुद्धि क्या है थी, सामान्य। ठीक है, कई बच्चों की क्या होती है बुद्धि श्रेष्ठ, किसी की क्या होती है अति उत्तम। ठीक है, किसी बच्चे की क्या होती है बुद्धि मूर्ख, मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं जैसे जिसे मूड बालक कहते हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि जिस बालक को कहते हैं। वैसे हमने बहुत से ऐसे प्रकार देखे जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा इस समय किस स्तर पर है, और उस स्तर को देखते हुए भी हम मानसिक विकलांगता का पता कर सकते हैं। तो उसको मापने का जो बुद्धि लब्धि है जिसे आईक्यू हम कहते हैं, उसके माध्यम से ही हम विकलांगता का पता लगाते हैं। और दोस्तों विकलांगता के हम जैसे लक्षण देखें बच्चे में तो वो किस प्रकार हम पहचान सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है कि बच्चा क्या है कि एक तो कक्षा के अंतर्गत उसका सब्जेक्ट के प्रति ध्यान आकर्षण नहीं हो पाना, यानी बच्चा सब्जेक्ट में ना ध्यान दे के अपने विषय में ध्यान नहीं दे के और किसी बातों में ध्यान देना, या फिर जो वो पढ़ता है उसको जल्दी भूलना,
ठीक है, या तो वो जो पढ़ता है उसको जल्दी भूलना या फिर याद ना होना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि विकलांगता के लक्षण है जो हम सामान्य रूप से बच्चे में देख सकते हैं। विषय के प्रति रुचि ना होना, दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हैं बच्चे में जो कि मानसिक योग्यता हम आसानी से पहचान सकते हैं। यानी मैं कहूं एक लक्षण के तौर पर हम बच्चे में ये सब देख सकते हैं कि जैसे बच्चा एक तो क्या है कि अपनी कक्षा में उपस्थित ना होना। दोस्तों ये इसका रीजन है जिसमें हम बच्चे को आसानी से पहचान सकते हैं। और दोस्तों ये जो पहचानने की विधि हम जिसे हम कह सकते हैं वो कहते हैं बुद्धि लब्धि को। यानी बुद्धि लब्धि के माध्यम से ही हम बच्चे की मानसिक जो विकलांगता है उसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे एक जिसे हम कहते हैं बच्चा कक्षा में उपस्थित ना होके बाहर उपस्थित होना। यानी ये एक तो मानसिक रूप से, दोस्तों एक तो सामान्य रूप से क्या होता है बच्चा बंक कर जाता है अपनी विषय में रुचि ना होने की वजह से, या फिर उसका रुचिपूर्ण तथ्य नहीं मिलने की वजह से बच्चा उस विषय से हट जाता है। यानी उसका माइंड अलग जगह काम करने, यानी बाहर की बातें वो सोचने लग जाता है। वैसे उसका माइंड है ना, जो जगह तो उस जगह पर रहता है बच्चा, लेकिन उसका माइंड अलग ही तरीके से काम करता है। मतलब विषय में पढ़ने की रुचि ना दिखाते हुए बच्चा और किसी बात को सोचते हुए उस बात में चिंतन मनन करता रहता है। तो वो भी क्या है कि एक मानसिक विकलांगता का एक कारण है जो बच्चे में दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि ये जो लक्षण है ये पूर्ण रूप से मानसिक विकलांगता ही दिखाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक चेतावनी होती है बच्चे के प्रति, यानी उनको संभाला नहीं जाए समय से उन बच्चों को, तो वो मानसिक विकलांगता का रूप ही धारण करती है बाद में। तो दोस्तों ये क्या है कि मानसिक विकलांगता है बच्चे में वो अनेक रूप से हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चा समय पर विद्यालय नहीं आना, यानी किसी सब्जेक्ट के समय यानी किसी पीरियड में बच्चे को कुछ पूछने को दिया जाता है तो उससे वो भागता है, यानी उस पीरियड में वो बंक करता है, उसमें हमेशा उपस्थित नहीं रहता है। या फिर जैसे मैं कहूं उसको कुछ याद करने को दिया जाए तो उसमें वो आनाकानी करता है, मतलब समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है। उसका क्या है दोस्तों, ऐसा भी उसका विषय होता है उसमें एकाग्रता नहीं होती, यानी उसका चिंतन एकदम फोकस नहीं होता, वो हमेशा बाहर की बातें ही सोचता रहता है। और उसमें क्या है कि एक क्या होता है उसमें उपलब्धियां जो प्राप्त करने की है ना वो इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है। क्या है कि जैसे मतलब उपलब्धियां पाने का एक अच्छा तरीका है कि बच्चा अपने विषय में अच्छी रुचि दिखाए। अगर जो बच्चा अपने विषय में अच्छी रुचि नहीं दिखा पाएगा, विषय के प्रति ज्ञान उसको नहीं अच्छा होगा, तो वो किस प्रकार अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर पाएगा, वैसे तो नहीं कर सकता। तो जो मूड बालक होते हैं, जिसे मैं कहूं विकलांगता के रूप में जो मानसिक विकलांगता वाले बालक होते हैं, वो क्या है कि अपने विषय के प्रति कंटस्ट नहीं होते, यानी अपने जो विषय जो पढ़ते हैं उसमें पूर्ण रूप से रुचिपूर्ण नहीं पढ़ते, तो वो बच्चे क्या उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों जो ऐसे बालक होते हैं वो क्या है कि आत्मनिर्भर नहीं होते। इन बच्चों का क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मनिर्भर होना। दोस्तों बच्चे में अगर आत्मनिर्भरता नहीं होगी, अपने स्वयं के प्रति आत्मनिर्भर बच्चा जब तक नहीं होगा तब तक वो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो बच्चे का पहले आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और आत्मनिर्भर बच्चा तभी बनता है तब उसके विषय में उसकी अच्छी पकड़ हो या फिर विषय के प्रति अच्छी रुचि हो। तो दोस्तों ये क्या है कि बच्चे में होना आवश्यक है। और हम देखते हैं दोस्तों अब जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से जो बच्चा विकलांग होता है तो उनको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। दोस्तों ये विकलांगता के रूप ही बाद में लेती है, ये जो समस्याएं हैं ये बाद में विकलांगता का ही रूप लेती है। लेकिन कुछ अध्यापक होते हैं जो इन विकलांगता को अच्छे से इनका ध्यान करते हैं और इनको सुधारने के प्रयास करते रहते हैं। वो प्रयास क्या क्या है वो हम देखते हैं। दोस्तों इनको सुधारने के लिए क्या है कि एक अध्यापक बहुत से प्रयास करता है जिनकी वजह से बालक में विकलांगता नहीं आती। जो विकलांग बालक हैं उनकी समस्या निदान, समस्या का निदान यानी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी एक अध्यापक ही कक्षा के अंतर्गत ये कार्य कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो क्या है कि बच्चे को सहानुभूति पूर्ण, यानी बच्चे में क्या है कि एक सहानुभूति बनाए रखे,
एक अध्यापक का क्या कार्य है कि बच्चे में सहानुभूतिपूर्ण रवैया करना चाहिए उसके साथ। यानी बच्चे के प्रति एक अध्यापक का रवैया कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। क्योंकि जो ऐसे विकलांग बालक है ना, वो उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि मैं सामान्य बच्चों से अलग हूं। तो एक अध्यापक का ही ये कार्य होता है कि वो जो सामान्य बच्चे हैं, इन विकलांग बच्चों को अलग ना दिखाते हुए उनको ऐसा ही अनुभव करवाते रहे ताकि ये दोनों अच्छे से एक जगह पर शिक्षा प्राप्त कर सके और दोनों में कोई भेदभाव ना देखने को मिले। इसके लिए क्या है कि जो अध्यापक का रवैया होना चाहिए ना, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो सामान्य बालक हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स यानी अच्छी प्रतिक्रिया दे, और जो विकलांग बालक है उनके प्रति रवैया थोड़ा अच्छा ना हो के थोड़ा खराब हो। तो दोस्तों ये क्या है कि एक अध्यापक का अच्छा कार्य है कि सहानुभूतिपूर्ण बच्चे के रवैया करे ताकि बच्चे में पॉजिटिवनेस आए, उसमें सक्रियता आए, सकारात्मकता आए। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों इनकी जो समस्या समाधान। ठीक है, अब समस्या समाधान इसमें देखते हैं कि बच्चे में जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उनको क्या है कि एक तो जो कुर्सी वगैरह है इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनके अनुरूप होनी चाहिए, जैसी उनकी इच्छा हो, मतलब उनको बैठने में जिस प्रकार सुविधा हो उसी प्रकार की वहां पे चेयर होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, मेज होनी चाहिए, ताकि बच्चा अधिगम अच्छे से कर पाए। क्योंकि अगर बच्चे को कुछ समस्या होती है ना, तो समस्याओं पर बच्चे का ध्यान पहले जाता है, ना कि पढ़ाई पर। तो इसलिए अगर ये समस्या बच्चे के प्रति सामने नहीं दिखेगी तो ही बच्चा अपने विषय के अंतर्गत रुचि दिखा पाएगा। इसलिए बच्चे की क्या है कि समस्या समाधान एक अध्यापक का पहला कर्तव्य माना गया है कि बच्चे की जो भी समस्या है, जो भी आपत्ति है, उनको दूर करे। यानी बच्चे जो विकलांग बालक है, विशेष रूप से उनको बैठने में जो दिक्कतें आती है, उनको एक अध्यापक पहले उनकी ये जो समस्या है वो समझे और इन समस्याओं का हल करके उसके बाद विषय का अध्ययन करवाना चाहिए, ताकि बच्चे में जो अधिगम है वो बहुत अच्छे से हो सके। और दूसरी बात, उनकी जो समस्याएं हैं यानी विषय के प्रति, ये तो हो गई विकलांगता में एक बैठने प्रति या फिर उठने के प्रति वैसी कुछ समस्या है जो फिजिकल है। लेकिन एक मानसिक समस्या जो भी विषय के प्रति बच्चे के, जैसे मैं कहूं एक विषय जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चे बार बार उसमें सवाल खड़े करते हैं यानी क्वेश्चन पूछते हैं। उन क्वेश्चनों का अगर समय के रहते हुए ही एक अध्यापक उसी समय, यानी जिसे मैं कहूं हैंड टू हैंड, जिसे मतलब बच्चे में कोई समस्या हुई, बच्चे ने एक सवाल किया और अध्यापक उस सवाल का जवाब उसी समय देता है, तो उस बच्चे में उस विषय के प्रति रुचि बनेगी, यानी उस विषय के प्रति बच्चे की रुचि ज्यादा उत्पन्न होगी, तो बच्चा और सवाल करेगा। तो इससे मतलब ये है कि एक अध्यापक होता है ना, वो बच्चे को सवाल करने से कभी ना रोके, उन सवालों का जवाब मतलब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करे, ताकि बच्चे में ये भावना उत्पन्न हो कि मेरे को विषय का ज्ञान अच्छे से हो रहा है, मतलब बच्चे को अधिगम अच्छे से हो रहा है। अगर अधिगम अच्छे से होगा तो बच्चे की रुचि धीरे धीरे बनती रहेगी ज्यादा, और रुचि अगर बन गई एक बार विषय के प्रति, तो बच्चा उस रूप में विकलांगता को तो बहुत पीछे छोड़ देगा और वो अपने आप को विकलांग होते हुए भी ना समझेगा और सामान्य बच्चों के साथ ही उसके साथ ही वो मेल मिलाप करने लग जाएगा और अपनी विकलांगता भूल जाएगा। जो कि मेंटलिटी तौर पर विकलांगता जो बच्चे में पाई जाती है वो रवैये की वजह से पाई जाती है ज्यादातर, तो कि शिक्षक का रवैया उनके प्रति थोड़ा खराब रहता है। लेकिन एक अध्यापक है जो उनकी मानसिक जो समस्या है, मानसिक जो उनकी विकलांगता है, उसको दूर करने का मुख्य कारण एक अध्यापक बनता है। अगर अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहेगा या उनकी समस्या जो भी बैठने की या फिर और भी कोई समस्या है जिनकी वजह से विकलांगता की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, उनको दूर करे और उनकी समस्या यानी सवाल खड़े करते हैं विषय के प्रति, उनका निवारण जल्दी से जल्दी करके बच्चे को दे, ताकि बच्चे की उस विषय में रुचि बने। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही। इसमें हमने देखा कि शारीरिक रूप से भी हमने पढ़ लिया रिवीजन के तौर पर, और मानसिक रूप से भी हमने देख लिया कि विकलांगता कैसे पहचानते हैं, इसके क्या क्या लक्षण है, उसमें कैसे रूप है। तो दोस्तों आज हमने ये देखा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।